प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइबर डेयरी का दौरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आज भव्य उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में इसके शुभारंभ के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की घोषणा करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में की जा रही है। भारत इस प्रतियोगिता में अपने अब तक के सबसे बड़े दल को शामिल कर रहा है, जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से राज्यसभा में जारी गतिरोध बुधवार को भी बना रहा। विपक्षी दलों के अवरोध की वजह से कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन में अशोभनीय आचरण को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को शुक्रवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में उपसभापति हरिवंश की घोषणा के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महंगाई, GST और 4 लोकसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित कर दी गई। हालांकि गतिरोध के बीच लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इससे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी स्वरूप मिलेगा, जिससे डोपिंग रोधी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की संधि भी प्रभाव में आ जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 4 साल के बाद रिटायर किए गए अग्निवीरों को सशस्त्र बलों जैसे CAFP, BSF, ITBP, SSB और CISF में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लिखित जवाब में यह जानकारी साझा की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फोर्सेस में खाली पड़े पदों के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन पदों को दिसंबर 2023 तक भर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना को बुधवार तक अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत 5.62 लाख आवेदन प्राप्त हुए। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। भारतीय नौसेना ने 2 जुलाई को योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने नौसेना की भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, 27 जुलाई को सुबह 9 बजे तक कुल 5,62,818 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। मंकी पॉक्स से निपटने के प्रयास में ICMR के तहत पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV ने एक मरीज के नमूने से मंकी पॉक्स वायरस को अलग कर दिया है। यह बीमारी के खिलाफ जांच किट और टीके के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके साथ ही ICMR ने टीका विकास और जांच किट बनाने में संयुक्त सहयोग के लिए अनुभवी टीका निर्माताओं, फार्मा कंपनियों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और इन विट्रो डायग्नोस्टिक यानी कि IVD किट निर्माताओं से रुचि पत्र भी आमंत्रित किए हैं। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। संक्रमित मिलने वाले व्यक्ति को 21 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। अब तक दिल्ली के पहले मंकी पॉक्स रोगी के संपर्क में आए 14 लोगों की पहचान की गई और उनमें से किसी को भी फिलहाल लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी तीसरे दिन भी जारी रहेगी। बुधवार को दूसरे दिन 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आई। विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों ने बोली लगाई। 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूसरे दिन कुल 5 दौर की बोली लगाई गई। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नीलामी में बोली में रखे गए सभी बैंड के लिए अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। राज्यसभा में हंगामा करने पर निलंबित किए गए 20 निलंबित राज्यसभा सदस्यों ने बुधवार को संसद परिसर के अंदर 50 घंटे का रिले विरोध शुरू किया। बाद में उनके साथ कांग्रेस के 4 सांसद भी शामिल हो गए, जिन्हें शेष मानसून सत्र के लिए लोकसभा से भी निलंबित किया गया है।
3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी भारत ने 119 रनों से जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश के कारण मैच 50 ओवर से घटाकर 36 ओवर का कर दिया गया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल के बल्ले से निकली 98 रनों की पारी शामिल है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इस तरह भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और सीरीज में क्लीन स्वीप किया। और आइए आप नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। झारखंड सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिकाएं हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए डाली गई हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर छापेमारी की। इस जगह भी अब तक 20 करोड़ से ज्यादा कैश और करीब 3 किलो सोना बरामद किया गया। कुछ दिन पहले अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में 8 स्थानों पर कैसीनो के आयोजकों और एजेंटों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों के उल्लंघन के लिए छापेमारी की। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने धन शोधन के मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें उनके साथ उनकी कंपनी और दूसरे आरोपियों से संबंधित दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शुरुआती तफ्तीश के बाद ईडी ने दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस पर कोर्ट 29 जुलाई को संज्ञान लेगी। सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा संचालित 30 करोड़ रुपए मूल्य के एक पोत को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल अवैध खनन के जरिए निकाले गए पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। पोत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें ईडी ने हाल ही में एक अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। वो 1 अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकी पॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बिस्तर आरक्षित रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सदन के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने को कहा है। उपराज्यपाल जिस संशोधन को लागू करना चाहते हैं वो विधानसभा की समितियों के प्रभाव को समाप्त कर देगा। गोबर से जैविक खाद के बाद छत्तीसगढ़ में गोमूत्र से कीटनाशक बनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार गोठानों में 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी करेगी। सावन मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली तिहार के दिन छत्तीसगढ़ में गोमूत्र खरीद की शुरुआत होगी। प्रख्यात असमिया लेखक अतुलानंद गोस्वामी का बुधवार को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतुलानंद गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रसिद्ध लेखक अतुलानंद गोस्वामी के निधन से मैं दुखी हूं। उनकी रचनाओं को काफी प्रशंसा मिली और उन्हें विविधता एवं संवेदनशीलता की दृष्टि से पसंद किया जाता है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में असमिया साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। राज्य में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई के मार्गों में परिवर्तन किया गया है। भारी बारिश के कारण जोधपुर के संभाग के राई का बाग स्टेशन और जोधपुर कैंट स्टेशन के बीच पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसके चलते कम से कम 5 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा अनेक ट्रेन आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और कई के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। भारत का कहना है कि नए बने I-2U2 समूह का पूर्व की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। उसे विश्वास है
कि दक्षिण एशिया की ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा व आर्थिक प्रगति में वो महत्वपूर्ण योगदान देगा। 4 देशों वाले समूह में भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। यूएनएससी में फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि I2U2 समूह की हाल में हुई वर्चुअल बैठक के दौरान भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका में 6 प्रमुख क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी थी। भारत ने उत्तरी इराक के एक पर्वतीय रिजॉर्ट दोहक पर बमबारी की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो इराक की चिंताओं का हल निकाले। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इराकी विदेश मंत्री द्वारा जताई गई उन चिंताओं का समाधान निकालना चाहिए जिसमें कहा गया है कि तुर्की की सेनाओं ने उनके देश की संप्रभुता के खिलाफ खुला और घोर हमला किया है। आपको बता दें कि तुर्की सेनाओं के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के विनिर्माण और तकनीकी बढ़त के निर्माण के उद्देश्य से $280 अरब का एक बड़ा विधेयक पारित किया। इस विधेयक के पक्ष में पड़े भारी द्विदलीय वोटों को दशकों में औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप माना गया है। अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सदस्यों की आम सहमति से ये विधेयक पारित हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुनाव के अंतिम चरण से पहले हुई डिबेट के दौरान पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस ने टैक्स के मुद्दे पर बहस की। सुनक ने लिज ट्रस की टैक्स घटाने की योजना को नैतिक तौर पर गलत बताया, वहीं लिज ने टैक्स न बढ़ाने की बात कही है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस की लगातार जारी भीषण बमबारी के बीच ओडेसा और माइकोलीव शहरों को भी जल्द यूक्रेन से अलग होने का दावा किया गया है। ये दावा खेरसोन क्षेत्र में मॉस्को समर्थित एक अधिकारी ने किया है। रूस ने काला सागर के इन क्षेत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं और इसी बीच खेरसोन में अमेरिकी ठिकाना तबाह करने के बाद नीपर नदी पर शहर का एकमात्र पुल बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बुधवार को एक शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इमरान खान की पार्टी ने कोर्ट से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि PMLQ नेता चौधरी परवेज इलाही ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के नमूने लाने की समय सीमा तय कर दी है। नासा ने कहा कि 2033 तक वो पृथ्वी पर मंगल ग्रह के नमूने ले आएगा। नासा ने अपने मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं की समीक्षा पूरी कर ली है, जो अवधारणात्मक डिजाइन चरण के पूरा होने के करीब हैं।